प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रातःकालीन दृश्य का मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्य के उदित होने का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। गद्यांश देखें। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दृष्टि भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वह यह पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह ही नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। दिशारूपिणी माने दिशारूपी, प्रभा, प्रभा माने कांति, संगत, संगत माने साथ, दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश, हीन माने रहित, पतित होना, नीचे गिरना या अंत की ओर जाना, बहाने, माध्यम से, मुस्का सी रही है, मुस्कुरा सी रही है, परवाह, चिंता, मालूम, प्रतीत होना। यहां तक व्याख्या देखें। कवि पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की संज्ञा देते हुए कहता है कि प्रातः काल में जब चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होता है और उसकी चमक फीकी पड़ती जाती है, उस समय पूर्व दिशा रूपी स्त्री उसकी ओर उपहास भरी दृष्टि डालकर मुस्कराती है और उसकी यह मुस्कराहट ही पूर्व दिशा में उषाकालीन आभा के रूप में फैल जाती है। अर्थात जो प्रातः काल में पूर्व दिशा में उजाला फैलता है वह यह है कि पूर्व दिशा चंद्रमा को देखकर कि वह पश्चिम दिशा रूपी पराई स्त्री के पास जा रहा है, व्यंग से मुस्कुराती है और उसकी वही मुस्कुराहट पूर्व दिशा में आभा के रूप में फैल जाती है। वह सोचती है कि जब तक यह चंद्रमा मेरी संगत में रहा तब तक इसका प्रकाश खूब बढ़ा, किंतु जैसे ही यह मेरा साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी पराई नारी की ओर गया, वैसे ही यह पतित होने लगा, इसकी आभा समाप्त होने लगी। वह चंद्रमा का उपहास उड़ाते हुए कहती है कि यह चंद्रमा पराई स्त्री के पास जाते ही अपनी दीप्ति खो बैठा है और अब अपने अंत की ओर अग्रसर है, किंतु चंद्रमा है कि उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं। वह तो अपने में ही मस्त प्रतीत हो रहा है। वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री से मिलने के धुन में लापरवाह प्रतीत होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर उसकी किरणें पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। लेखक कहता है कि चूंकि चंद्रमा के अस्त होने का समय आ गया है और सूर्योदय का समय हो रहा है, इसलिए उसका बिंब अब कुछ लाल हो गया, अर्थात उसकी सफ़ेदी समाप्त होने जा रही है। उसका बिंब, उसका घेरा लाल हो गया है और किंतु उसकी किरणें अभी भी कमल नाल की तरह, कटे हुए कमल नाल के टुकड़े की तरह सफ़ेद रंग के हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता माने लालिमा के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। लेखक कहता है चंद्रमा की किरणें स्वयं तो सफ़ेद हैं, किंतु बिंब की, उसके घेरे की लालिमा के कारण कुछ लाल रंग की भी प्रतीत हो रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का, पश्चिम दिशा रूपी वधु, दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। लेखक कहता है कि अपनी सफ़ेद किरणों और बिंब की अरुणता के कारण ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन से
पश्चिम दिशा रूपी स्त्री का श्रृंगार कर रहा हो, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके मुखमंडल पर चंदन का लेप लगा रहा हो। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। लेखक कहता है यही कारण है कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा जो उपहास किया जा रहा है, जो व्यंग किया जा रहा है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं है। वो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के आकर्षण में बंधा हुआ चला जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखना है, लेकिन एक चीज़ और आप जानें कि कभी कभी साहित्यिक सौंदर्य भी लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। यद्यप अब 5 प्रश्नों में से कोई प्रश्न ऐसा हो सकता है, पूरी तुरंत से साहित्यिक सौंदर्य नहीं लिखा जाता। तो एक बार जान लें कि साहित्यिक सौंदर्य लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पहला होगा साहित्यिक सौंदर्य। लेखक ने इन पंक्तियों में प्रकृति के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया है। दूसरा, प्राकृतिक वस्तुओं, सूर्य, चंद्रमा, दिशाओं आदि के मानवीकरण द्वारा मानव स्वभाव का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। तीसरा, भाषा, परिष्कृत खड़ी बोली। चौथा, शैली, अलंकृत एवं भावात्मक शैली। पांचवा गुण, सर्वत्र माधुर्य गुण। छठा, शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है। तो इसी तरह से साहित्यिक सौंदर्य 5 बिंदुओं पर कम से कम लिखने की परंपरा है। यद्यप अब परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछा जाता, किसी प्रश्न के अंतर्गत ये भाव पूछे जा सकते हैं। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है, वह हंस सी रही है। उत्तर, पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की संज्ञा देते हुए लेखक कहता है कि प्रातः काल के समय पूर्व दिशा में उषाकालीन आभा फैल रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पूर्व दिशा इस समय मुस्करा रही हो। इसी मुस्कुराहट के कारण पूर्व में उजाला फैल रहा है और वह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। तीसरा, इन पंक्तियों में लेखक ने किसका चित्रण किया है। उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक ने प्रातःकालीन दृश्य का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्य के उदित होने का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न, यहाँ लेखक ने पूर्व दिशा को किसकी उपमा दी है। उत्तर, यहाँ लेखक ने पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की उपमा दी है। पांचवा, प्रभा और दीप्ति शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रभा और दीप्ति शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ हेडिंग डालें शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे लिखें प्रभा, अर्थ के नीचे कांति, शब्द के नीचे दीप्ति और अर्थ के नीचे प्रकाश। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।